नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों BSTC 2024 से संबंधित होने वाली है। BSTC 2024 का जो एग्ज़ाम है दोस्तों 30 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो 30 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला दोस्तों उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 में से जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि शिक्षण अभिरुचियों व शिक्षण अभिवृत्तियों से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए अपन ने एक श्रृंखला स्टार्ट की है जिसमें अपन लगभग 10-12 वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें 50-50 क्वेश्चनों का ग्रुप होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, शिक्षक के रूप में शिक्षण को आप क्या मानोगे। यानी कि आप शिक्षक बन गए, उसके बाद में जो शिक्षण कार्य करवाओगे उस शिक्षण कार्य को आप किस रूप में मानते हो। तो यहाँ पे दोस्तों कला विज्ञान या मनोविज्ञान या कला विज्ञान। तो दोस्तों जो शिक्षण का कार्य होता है यानी कि टीचिंग का जो कार्य होता है वो किस रूप में जाना जाता है, कला और विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यानी कि शिक्षण का जो कार्य करवाया जाता है एक सिस्टमेटिक ढंग से करवाया जाता है, और एक जो टीचिंग करवाने का जो कार्य होता है वो मतलब कि कला के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण को कितनी मुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। तो शिक्षण जो होता है दोस्तों कितनी मुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया होती है, ठीक है। शिक्षण यानी कि टीचिंग का जो कार्य होता है दोस्तों कितनी प्रक्रिया से मतलब कि गुजरता है, तो ये 3 मुखी प्रक्रिया होता है, ठीक है, त्रिमुखी प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए, अभिप्रेरणा के द्वारा क्या मिल सकता है। तो अभिप्रेरणा के द्वारा मिल सकता है दोस्तों, क्या मिल सकता है। तो जब तक मतलब कि मोटिवेशन नहीं मिलेगा यानी कि अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी तब तक अधिगम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा के माध्यम से दोस्तों हमें क्या मिलता है, अधिगम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम मानवीय अनुभवों का क्या है। तो अधिगम जो होता है दोस्तों वो मतलब कि एक सीखा हुआ जो ज्ञान होता है दोस्तों, अधिगम जिसको अपन कहते हैं दोस्तों लर्निंग। तो ये क्या होता है, ये मानवों का मतलब कि अनुभवों का एक संगठन होता है, ठीक है। मानव के द्वारा जो अनुभव मतलब कि एकत्रित किए गए उनका जो संगठन होता है वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक संगठन में पाया जाता है। तो जो प्रत्येक संगठन होता है दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक संगठन के अंतर्गत दोस्तों नेतृत्व पाया जाता है, ठीक है, लीडरशिप पाई जाती है प्रत्येक संगठन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र में नेता का पद मिलता है। तो प्रजातंत्र में जो मतलब कि नेता होता है दोस्तों, नेता का पद किस प्रकार से मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों नेता का पद मिलता है प्रभावशीलता के कारण, ठीक है। प्रभावशीलता के कारण दोस्तों नेता का पद मिलता है। जब आदमी मतलब कि दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने लग जाता है तो वो प्रभावशील हो जाता है। प्रभावशील होने के बाद में दोस्तों वो मतलब कि अपना जो समूह होता है उसका नेता बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि नेता सदस्यों के समूह सशर्त सुझाव रखता है तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर होगा। यदि कोई नेता है जो कि अपने सदस्यों के समूह के सशर्त सुझाव रखता है, यानी कि कोई शर्त यानी कि कंडीशन के ऊपर कोई सुझाव रखता है, तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर क्या होगा। तो यानी कि सशर्त यानी कि कंडीशन के ऊपर मतलब कि कोई सुझाव रखता है तो इससे नेता का जो प्रभाव होता है वो अपने सदस्यों से दोस्तों कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समझौतावादी प्रकार के नेतृत्व में अधिक महत्व दिया जाता है। तो समझौतावादी जो प्रकार होता है दोस्तों उसमें नेतृत्व में अधिक महत्व दिया जाता है, और नेतृत्व में दोस्तों सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाता है, समझौतावादी प्रकार में। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरस्कार को, ठीक है। पुरस्कार को यहाँ पे महत्व दिया जाता है समझौतावादी प्रकार के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक के व्यवहार होने चाहिए। तो यानी कि कोई नेता है दोस्तों उसके रूप में जो प्रधानाध्यापक का जो व्यवहार होता है वो किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि प्रधानाध्यापक एक नेता ही होता है अपने समूह का यानी कि स्कूल का। तो दोस्तों उसका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 159 के अंतर्गत उसका व्यवहार होना चाहिए निष्पक्ष, यानी कि सभी के साथ में समानता का मतलब व्यवहार होना चाहिए, और किसी के साथ में मतलब कि एक पक्ष लेकर व्यवहार नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष उसका व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। अध्यापक तभी अनुशासन रह सकता है जब कक्षा में उसका व्यवहार हो। यानी कि अध्यापक तभी अनुशासन रख सकता है जब कक्षा में उसका व्यवहार कैसा हो, निष्पक्ष रूप से, यानी कि कोई भी मतलब कि पक्ष नहीं लेता, सभी बच्चों के साथ में एक निष्पक्ष रूप से मतलब कि व्यवहार करता है, तो उनका जो मतलब कि कक्षा है वो अनुशासन रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। यानी कि एक नेता है दोस्तों उसको अध्यापक के रूप में किस प्रकार का ध्यान रखना
जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों छात्रों का जो हित होता है, छात्रों के हित के लिए दोस्तों एक अध्यापक होता है, तो अध्यापक को सबसे ज़्यादा जो जरूरी ध्यान रखना वो क्या होता है, छात्रों के हित को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? तो शिक्षक का कौन सा गुण है जिसको छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक का जो गुण होता है वो सबसे प्रिय जो मतलब कि गुण होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, पक्षपात रहित व्यवहार करना। ठीक है, यानी कि किसी के साथ में पक्षपात नहीं करना चाहिए, पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए, तभी जाकर छात्र मतलब कि अध्यापक को पसंद करेगी। नेक्स्ट है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? तो मतलब कि यहाँ पे शिक्षक का ऐसा कौन सा गुण है जो कि छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अपना 163 के अंदर के जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावी शिक्षण। ठीक है, जो प्रभावी शिक्षण है यानी कि अध्यापक है जो कि प्रभावी रूप से शिक्षण करवा रहा है, तो छात्रों को सर्वाधिक पसंद आएगा। ठीक है, प्रशंसा करेगी। यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता है तो उससे क्या करना चाहिए? यदि कोई समूह का जो नेता है किसी कार्य को नहीं कर सकता है तो उसे क्या करना चाहिए? यानी कि मतलब कि कोई नेता है किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? खुले मन से मतलब कि वो जो कार्य नहीं कर पा रहा उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। सृजनात्मकता में प्रमुख जो गुण होता है वो क्या होता है? तो सृजनात्मकता जो शब्द है दोस्तों, क्रिएटिविटी जो शब्द है, क्रिएटिविटी में मतलब कि सबसे प्रमुख जो गुण होता है वो प्रमुख गुण कौन सा होता है? मौलिकता का गुण होता है। ठीक है, मौलिकता के बाद में दोस्तों परिवर्तनशीलता होती है, उसके बाद में नवीनता होती है। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट गुण होता है सृजनात्मकता में वो कौन सा गुण होता है? मौलिकता होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सृजनात्मकता हेतु सर्वाधिक संगत है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी है उससे सर्वाधिक जो संगत है वो कौन सा हो जाएगा? संवेदनशीलता। ठीक है, संवेदनशील अगर बालक है तो वो मतलब कि किसी भी कार्य को मतलब कि एक सृजनात्मक रूप से कर पाएगा। ठीक है, यानी कि बालक को एक संवेदनशील बनाना जरूरी है। ठीक है, यानी कि सृजनात्मकता का कार्य करवाने के लिए बालक को संवेदनशील होना जरूरी है। नेक्स्ट है, जो बालक बुद्धिमान है वह सृजनशील भी होगा। तो दोस्तों जो बालक बुद्धिमान है वो सृजनशील भी होगा। तो ये बात मतलब कि ज़्यादातर सत्य कथन है, यानी कि जो बालक बुद्धिमान होता है वो सृजनशील भी होता है। ज़्यादातर मतलब कि जो कंडीशन होती है उनमें बालक बुद्धिमान वाला सृजनशील भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बालकों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है। तो बालकों में जो सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है यानी कि बालक मतलब कि कोई भी नया आविष्कार करता है, यानी कि नई नई चीज़ों को मतलब कि खोलता है, बनाता है, तो वो मतलब कि जो सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है सभी के अंतर्गत भिन्न भिन्न पाया जाता है। ठीक है, सब अलग अलग तरीके से अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, सृजनशील बालक परिणामों की मतलब की परवाह नहीं करता। तो दोस्तों जो सृजनशील बालक है वो परिणामों की परवाह करता या नहीं करता? तो दोस्तों वो सृजनशील बालक जो परिणामों की परवाह नहीं करता है। ठीक है, याद रखना, सृजनशील बालक मतलब कि जो भी परिणाम आएंगे उनकी वो परवाह नहीं करता, वो लगातार अपने कार्य में लगा रहता है और कुछ ना कुछ मतलब कि एक परिवर्तन ला के छोड़ता अपने कार्य के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है, सृजनशील विद्यार्थी लगता है। तो सृजनशील विद्यार्थी किस प्रकार का लगता है? चिंता मनन के रूप में दोस्तों हमें लगता है, चिंता करने वाला होता है सृजनशील विद्यार्थी। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक के द्वारा बालक कितने पक्षों पे अपेक्षित परिवर्तन आना जरूरी है? यानी कि आप शिक्षक हैं, आपके द्वारा जो बालक के कितने जो पक्ष है उनमें अपेक्षित परिवर्तन आना जरूरी है। तो बालक के 3 पक्ष है जो कि अध्यापक के द्वारा उन पक्षों पे मतलब कि परिवर्तन आना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षक का अंतिम प्रयास क्या रहता है? तो शिक्षक का जो अंतिम प्रयास रहता है वो क्या रहता है दोस्तों? बालकों को ज्ञान देना, अवबोध कराना यानी कि समझदारी उनमें विकसित करना, ज्ञानोपयोग वो कौशल देना। जो ज्ञान दिया दोस्तों उसका उपयोग किस प्रकार के करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, और मतलब कि उनमें जो कौशल विकास करना, स्किल विकसित करना, ये सभी के सभी मतलब कि जो कारण है, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन किस तरह की प्रक्रिया? तो मूल्यांकन जो प्रक्रिया होती है दोस्तों किस प्रकार की होती है? मूल्यांकन हमेशा चलता रहता है, यानी कि सतत रूप से लगातार चलता रहता है, कंटिन्यू रूप से। ठीक है, तो मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया हो जाएगी? सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा है दोस्तों? तो मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा है?
तो दोस्तों मूल्यांकन, ऊपर वाला क्वेश्चन था दोस्तों मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो वो दोस्तों तत् प्रकार की प्रक्रिया यानी कि कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। और मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा है, तो दोस्तों एक समावेशित धारणा, ठीक है, समावेशित धारणा। इसके अंदर के दोस्तों सभी का मतलब कि जो मानव है यानी कि व्यक्ति है उसका एक होलिस्टिक रूप से मतलब कि मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि समावेशित रूप से मतलब कि उनका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले हमारे लिए यह देखना आवश्यक है कि सुनने वाला हमारे विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर है या नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले हमारे लिए यह देखना आवश्यक है कि सुनने वाला विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर है या नहीं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, तो दोस्तों ये कथन पूर्ण रूप से सत्य है। इस कथन से हम सहमत है, क्योंकि मतलब कि जब तक मतलब कि सुनने वाला यानी कि ज्ञान ग्रहण करने वाला तत्पर नहीं है तब तक उसके लिए कुछ भी कहो वो मतलब कि नहीं सुनेगा, नहीं सीखेगा उसको, ठीक है। तो इस कथन से हम पूर्ण रूप से सहमत है। नेक्स्ट देखिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, तो दोस्तों विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा सदैव आवश्यक नहीं होती है, ये बात सही है दोस्तों। भाषा मतलब कि जो विचार होते हैं उनको आदान प्रदान करने के लिए भाषा की ज़रूरी नहीं है, वो अपने संकेतों के माध्यम से दोस्तों अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए भाषा का जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस कथन से हम सहमत है, पूर्ण रूप से सहमत है। 176वें क्वेश्चन में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहमत है। बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं है, इस कथन से आप कितने सहमत हैं, तो दोस्तों मतलब कि बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं है, तो दोस्तों बिना भाषा के भी संप्रेषण किया जा सकता है, तो इस कथन से तो दोस्तों अपन असहमत है, ठीक है। यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 177वें क्वेश्चन में असहमत है, ठीक है। जो शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक कुशलतापूर्वक पहुँचाता है छात्र उसे पसंद करते हैं, इस संबंध में आपकी क्या राय है। जो शिक्षक अपने जो विचार होते हैं उनको छात्रों तक कुशलतापूर्वक पहुंचाता है और छात्र उन्हें पसंद भी करते हैं, तो इस संबंध में दोस्तों आपकी क्या राय है। तो ये दोस्तों कथन क्या है, ठीक है, ठीक है। 178वें क्वेश्चन में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कथन ठीक है एकदम। विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषी यानी कि डिकोडर की शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है, यानी कि कोई भी विचार दोस्तों उसको ग्रहण करने के लिए अपना शरीर उपस्थित होना जरूरी नहीं है, वहाँ पे अपना माइंड भी मतलब कि उपस्थित होना जरूरी है, तब जाके कोई भी विचार है उसको अपन ग्रहण कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों संप्रेषी के लिए शारीरिक उपस्थिति होना पर्याप्त नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वे शिक्षक ही प्रभावी विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिनके पास में समृद्ध पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार हो। क्या ये सत्य है दोस्तों, यानी कि मतलब कि कोई भाषा से परिपूर्ण है वही मतलब कि संप्रेषण का कार्य करवा सकता है, तो ये बात दोस्तों अपनी गलत है, ये मतलब कि कथन सत्य नहीं है। जिसके पास भाषा है लेकिन उसको बोलने का तरीका नहीं है तो दोस्तों वो मतलब कि विचार संप्रेषण नहीं करवा सकता है। तो यहाँ पे मतलब कि एक परिपूर्ण होना चाहिए, भाषा से और व्यवहार से सब तरीके से मतलब परिपूर्ण होना चाहिए, तभी जाकर एक विचार संप्रेषण प्रभावी रूप से हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है, यानी कि कक्षा कक्ष में जो विचार संप्रेषण है यानी कि विचार संप्रेषण विचार अपने मतलब आदान प्रदान करने का जो निर्भर है दोस्तों वो किस पे निर्भर करता है, तो दोस्तों जो कक्षा की जो अंत्य क्रियाएँ होती है उनके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। कक्षा में किस प्रकार की अंत्य क्रियाएँ चल रही है उस पर दोस्तों विचार संप्रेषण निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देता उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण किस प्रकार का होता है, यानी कि कोई शिक्षक है जो अपने छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक बोलने नहीं देता, कक्षा में विचार संप्रेषण नहीं करने देता है, तो दोस्तों मतलब कि वो किस प्रकार का एक मतलब कि ये है, ठीक है। तो सफलतापूर्वक चलता है, नहीं। छात्र द्वारा बाधित होता है तो ये भी गलत, सफलतापूर्वक नहीं चलता, ये बात अपनी सही है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो विचार संप्रेषण वो सफलतापूर्वक नहीं चलता है। पूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त एक युवक को किसी विद्यालय में दोस्तों स्थायी नियुक्ति मिल जाने पर, यानी कि पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, उस युवक को किसी विद्यालय में दोस्तों स्थायी नियुक्ति मिल जाए तो उसको मतलब कि किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो उसे दोस्तों अनवरत यानी कि हमेशा उसको शिक्षार्थी के रूप में रहना चाहिए, यानी कि सीखने के मतलब लिए तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। सीखने के लिए यानी अनवरत शिक्षार्थी के रूप में सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए, आप एक अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं, यानी कि आप एक जो अध्यापक है दोस्तों बनना क्यों चाहते हैं। तो इसका क्या है दोस्तों, पढ़ाने में आनंद आता है। ठीक है, पढ़ाने में जब आनंद आता तभी तो आप अध्यापक बनना चाहते हैं। बाकी मतलब कि पैसों के लिए तो कोई भी दूसरा भी कार्य कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं या फिर दूसरी अदर जॉब कर सकते हैं, लेकिन अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाने में आनंद आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि कोई अध्यापक व्यवसाय की आलोचना करे तो आप क्या करोगे। यदि आपका कोई मतलब कि अध्यापक है, अध्यापक का जो व्यवसाय होता है उसकी कोई आलोचना करता है तो आप उसको क्या जवाब दोगे। तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापक की आलोचना करने वाले की जो उसकी गलतफहमी है उसको तार्किक रूप से दूर करूँगा। ठीक है, यानी कि जो उसकी जो गलतफहमी अध्यापक के प्रति उसको तार्किक रूप से सही ढंग से मतलब कि दूर करूँगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आपका अध्यापक के रूप में तबादला पहाड़ी क्षेत्र में कर दे तब आप क्या करेंगे। यानी कि कोई अध्यापक है उसका मतलब कि तबादला पहाड़ी क्षेत्र में कर दे तब आप क्या करोगे। तो अध्यापक को मतलब कि कहीं पे भी भेजे, अध्यापक को जाना जरूरी है। वहाँ पे भेजने का जो कारण है दोस्तों, उसको उस लक्ष्य तक पहुँचना जरूरी है। ठीक है, तो वहाँ पे जाना जरूरी है, कहीं पे भी भेजो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे रेगिस्तान हो, अध्यापक को जहाँ पे भी भेजते हैं वहाँ पे जाके उनका जो कर्तव्य है वो करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपने बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा है क्योंकि। दोस्तों आपने बीएसटीसी का जो प्रवेश पत्र है परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा है, क्यों भरा है, क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते तभी तो भरा है। कहीं और नौकरी मिल जाए, कहीं और नौकरी नहीं मिल रही, नहीं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, इसकी वजह से दोस्तों बीएसटीसी में प्रवेश लिया है। नेक्स्ट देखिए, विद्यालयों में खेल कूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में दोस्तों आप क्या सोचते हो। तो दोस्तों जो विद्यालयों में खेल कूद जो कार्य होते हैं उनके लिए जो समय का जो चार्ट लगा रहता है उसके बारे में आपका क्या राय है। तो ये दोस्तों एक समय का सदुपयोग होता है। ठीक है, यानी कि खेलने के लिए जो खेल कूद के जो मतलब कि कार्यों के लिए जो समय लगाया गया है दोस्तों वो एक समय का सदुपयोग है। नेक्स्ट है, जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, आप क्या करोगे। यानी कि जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हो वो पाठ्यक्रम विषय वस्तु जो स्पष्ट नहीं है तो आप क्या करोगे। आप अपने जो साथी है वरिष्ठ अध्यापक है उसके साथ में मतलब कि समझ लूँगा। ठीक है, अपने वरिष्ठ अध्यापक से समझ लूँगा कि ये जो मतलब कि विषय वस्तु ये स्पष्ट नहीं, इसको किस प्रकार से मतलब कि एक स्पष्ट रूप से मतलब कि अपने प्रस्तुत करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूरे सत्र में आप अपना पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा पाए, अब आप क्या करोगे। यानी कि पूरा साल निकल गया, पाठ्यक्रम आप पूरा नहीं कर पाए तो अब आप क्या करोगे। तो उसके लिए आप अतिरिक्त समय में पूरा करोगे। ठीक है, एक्स्ट्रा समय लेकर जो पाठ्यक्रम है उसका पूरा करना आपका कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है दोस्तों उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। आप टीचर के रूप में आगे दोस्तों तो उसका लक्ष्य होना चाहिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। आप किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करोगे। आप किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करोगे। तो अध्ययन में रुचि रखने वाले जो छात्र हैं उनको सबसे अधिक पसंद करोगे। व्यवसाय के रूप में शिक्षण अच्छा कार्य है क्योंकि। व्यवसाय के रूप में जो शिक्षण का कार्य होता है, टीचिंग का जो कार्य होता है वो अच्छा कार्य है क्योंकि इसमें अच्छी आमदनी होती है, ट्यूशन अच्छी मिलती है, पढ़ने के अवसर मिलते हैं, पढ़ाने के आनंद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ाने में आनंद आता है जिसकी वजह से दोस्तों जो शिक्षण है व्यवसाय शिक्षण कार्य अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बालक के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक होता है। तो बालक का जो विकास है दोस्तों उसमें जो मतलब कि सर्वाधिक जो योगदान है दोस्तों किसका योगदान होता है। अच्छी पाठशाला का, अच्छे पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का या योग्य व समर्पित शिक्षकों का। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बालक के विकास के लिए सर्वाधिक योगदान होता है वो क्या होता है, योग्य समर्पित शिक्षकों का। नेक्स्ट देखिए, शिशु नवजात स्थिति में होता है। तो जो शिशु है अभी अभी उसने जन्म लिया है तो वो जो मतलब कि शिशु वो किस श्रेणी में होता है, समाज निरपेक्ष, समाज सापेक्ष, समाज में या कुछ समायोजित। तो दोस्तों कुछ समायोजित तो हो नहीं सकता, समाज का उसको कोई नॉलेज नहीं है। समाज में सापेक्ष यानी कि समाज से अभी वो जुड़ा ही नहीं है। समाज में तो ये भी बात गलत हो जाएगी, समाज में मतलब कि निरपेक्ष होता है। शिशु जो नवजात शिशु है समाज में अभी जन्म लिया उसको समाज के बारे में कुछ नहीं पता तो वो किस प्रकार का होता है, समाज में एक निरपेक्ष होता है। नेक्स्ट देखिए,
सामाजिक संवेदनशीलता किससे संबंधित है? तो सामाजिक जो संवेदनशीलता है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 198 के अंतर्गत जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, समायोजन से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक संवेदनशीलता किस प्रकार से दोस्तों, समायोजन। जो समाज होता है उसमें दोस्तों हमको समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, समाज के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। तो यहाँ पे सामाजिक संवेदनशीलता किससे संबंधित है, समायोजन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, सहयोगात्मक खेल प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो सहयोगात्मक जो खेल होते हैं दोस्तों वो कब प्रारंभ होते हैं, यानी कि जो बालक होते हैं दोस्तों उनके जो सहयोग यानी कि उनके साथ में सहयोग करके खेलना कब प्रारंभ कर देता कोई भी बालक, तो ये 18 महीने में यानी कि 1.5 साल के अंतर्गत बालक मतलब कि किसी के साथ में सहयोग के रूप में खेलने लग जाता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, गैंग एज यानी कि समूह की जो आयु है, समूह की जो आयु है दोस्तों, ये आयु की अवस्था कब की, मतलब कि कौन से टाइम पीरियड की है? तो 6 से 10 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि जो बचपन का जो टाइम होता है दोस्तों क्या कहलाता है, गैंग एज कहलाता है, समूह आयु कहलाता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।